तारीख है 14 दिसंबर 2025। जगह बिहार का गया जंक्शन। हावड़ा नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्टेशन पर आकर रुकती है। हजारों लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चारों तरफ वही जानी पहचानी हलचल है। लेकिन इस भीड़ में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी की एक टीम की नजरें कुछ और ही तलाश रही हैं। उन्हें खुफिया जानकारी मिली है और इसी जानकारी के आधार पर वो ट्रेन के एक कोच में तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जो मिलता है वो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। 4.8 किलो गांजा। अब सुनने में ये मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लगती, है ना? खासकर जब हम 80-90 किलो की जब्तियों के बारे में सुनते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस छोटी सी बरामदगी पर आज इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे सुरागों में छुपी होती हैं। तो चलिए आज इसी केस की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से भारत में ड्रग्स तस्करी की कैसी तस्वीर निकलती है। ये सवाल बहुत सही है। 4.8 किलो गांजा, जिसकी कीमत शायद 2.5 लाख के आसपास हो, वो हेडलाइन नहीं बनाता। लेकिन इसका महत्व इसकी मात्रा में है ही नहीं। इसका असली महत्व है इसके मिलने की जगह, इसे छिपाने का तरीका और जिस रूट पर ये पकड़ा गया उसमें। ये छोटी सी घटना असल में एक बहुत बड़े और शातिर नेटवर्क के काम करने के तरीके पर रोशनी डालती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर 5 किलो इस तरह से जा रहा है तो कितना माल इस नेटवर्क की पकड़ से फिसल कर निकल जाता होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आरपीएफ और जीआरपी ने की थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नार्कोस। ट्रेन थी 12801 हावड़ा नई दिल्ली सुपरफास्ट। और जैसा कि होता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन आपने कहा कि ये खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई थी। इसका मतलब ये कोई रूटीन चेकिंग नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ है। ये कोई औचक निरीक्षण नहीं था कि पुलिस टीम कोच में आई और उन्हें कुछ मिल गया। ये एक लक्षित कार्रवाई थी। रेलवे कंट्रोल से एक स्पेसिफिक इनपुट आया था। ये दिखाता है कि सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही हैं, वे सक्रिय रूप से नेटवर्क पर नजर रख रही हैं, अपने मुखबिरों का जाल बिछा रही हैं और डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। इसे हम प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं, जहां आप जुर्म होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देते हैं। गया में जो हुआ वो इसी सक्रियता का नतीजा था। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। ये गांजा किसी के सूटकेस में या किसी यात्री की सीट के नीचे नहीं मिला। ये मिला कोच M1 में टॉयलेट के पास वाली छत के अंदरूनी हिस्से में। मतलब किसी ने छत का पैनल खोलकर उसके अंदर 5 पैकेट छिपाए थे। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये तस्करों का एक आजमाया हुआ तरीका है, जिसे हम तकनीकी भाषा में स्ट्रक्चरल कैविटीज का इस्तेमाल करना कहते हैं, यानी ट्रेन के ढांचे के अंदर की खाली जगहों का इस्तेमाल। जरा सोचिए, ऐसा करने के लिए किस स्तर की जानकारी और तैयारी चाहिए होगी। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन के किस कोच में किस हिस्से में कितनी खाली जगह है। आपको उसे खोलने और बंद करने के लिए सही औजार चाहिए, और ये सब आपको चलती ट्रेन में या स्टेशन पर बहुत कम समय में करना होता है ताकि किसी की नजर न पड़े। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। क्या ये मुमकिन है कि ये किसी 1-2 चालाक लोगों का काम हो, जिन्होंने इंटरनेट से ट्रेन का नक्शा देखकर ये प्लान बना लिया हो? या ये सीधे सीधे किसी संगठित गिरोह की तरफ इशारा करता है, शायद जिसमें कोई ऐसा भी हो जिसे रेलवे की अंदरूनी जानकारी हो? देखिए, कुछ भी मुमकिन है, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि ये किसी संगठित गिरोह का काम है। सिर्फ नक्शा देख लेने से ये नहीं पता चलता कि असल में पैनल कैसे खुलेगा या उसके पीछे कितनी जगह है। स्निफर डॉग्स आमतौर पर सामान और जमीन के आसपास सूंघते हैं, छत तक उनकी पहुंच मुश्किल होती है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि सामान्य जांच को आसानी से मात दी जा सके। ये किसी नौसिखिए का काम तो बिल्कुल नहीं लगता। ये उन लोगों का काम है जो सिस्टम को और उसकी कमजोरियों को जानते हैं। और जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो है हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये रूट तो तस्करों का पसंदीदा हाईवे बना हुआ है। मतलब ये कोई एक आध बार की बात नहीं है, ये तो एक पूरा पैटर्न बन गया है। इसी साल 2025 में नई दिल्ली स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से 85 किलो गांजा पकड़ा गया था। फिर मुजफ्फरपुर पर भी राजधानी से ही 84 किलो की जब्ती हुई, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार किया गया। एक साल पहले 2024 में हावड़ा स्टेशन पर 65 किलो गांजा मिला था। ये आंकड़े तो साफ साफ एक पैटर्न दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। ट्रेनें तस्करों के लिए इतनी आकर्षक क्यों है? पहला कारण है गुमनामी।
एक ट्रेन में हजारों यात्री होते हैं, उस भीड़ में खो जाना बहुत आसान है। दूसरा कारण है पहुंच। ये रूट देश के पूर्वी हिस्से को, जहां से माना जाता है कि गांजे का उत्पादन होता है, सीधे देश की राजधानी और सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक से जोड़ता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है अधिकार क्षेत्र की जटिलता। ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरती है। हर राज्य की पुलिस का अपना अधिकार क्षेत्र है। जीआरपी और आरपीएफ के बीच भी तालमेल की जरूरत होती है। तस्कर इसी जटिलता का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि हर स्टेशन पर हर कोच की पूरी तरह से तलाशी लेना व्यावहारिक रूप से असंभव है। और लगता है कि जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियां सख्त हो रही हैं, ये तस्कर भी ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। एक पैटर्न तो हमने देखा कि बड़ी खेप की जगह छोटी छोटी खेप बेचना, जैसा गया में हुआ, सिर्फ 4.8 किलो, ताकि अगर पकड़े भी गए तो नुकसान कम हो। हाँ, ये उनका रिस्क मैनेजमेंट है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप उसे एक जेब में रखने की बजाय 10-10 रुपए करके अलग अलग जेबों में रखेंगे। अगर एक जेब कट भी गई तो बाकी 90 रुपए सुरक्षित रहेंगे। तस्कर भी यही करते हैं। 100 किलो एक साथ भेजने की बजाय वे 5-5 किलो की 20 खेप अलग अलग लोगों या अलग अलग तरीकों से भेजते हैं। इससे उनका वित्तीय जोखिम कम हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ वित्तीय जोखिम कम करने के लिए है या इसके पीछे कोई और भी वजह है? मुझे लगता है कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देता होगा। पैसे के ढेर में एक बड़ी चीज खोजना फिर भी आसान है, लेकिन उसी ढेर में बिखरी हुई सुइयां खोजना वो लगभग नामुमकिन है। जब खेप छोटी होती है तो उसे छिपाना आसान होता है। उसे पकड़ने के लिए आपको बहुत सटीक खुफिया जानकारी चाहिए, जैसी गया के मामले में थी। रूटीन जांच में ऐसी छोटी खेप अक्सर पकड़ में नहीं आती हैं। दूसरा तरीका हमने देखा ट्रेन की बनावट में छिपाना, और तीसरा पैटर्न है प्रमुख रेलवे हब का इस्तेमाल। गया, मुगलसराय, मतलब अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर, नई दिल्ली, ये ऐसे बड़े जंक्शन हैं जहां हजारों यात्री और सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ माल को एक ट्रेन से दूसरी में बदलना या किसी लोकल नेटवर्क को सौंपना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ हम उस मूल सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ हम 85 किलो की जब्ती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 5 किलो से भी कम की। मुझे अभी भी ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। क्या पुलिस को अपना समय और संसाधन ऐसी छोटी बरामदगी पर लगाना भी चाहिए? कहीं ये बड़ी मछली को पकड़ने से ध्यान तो नहीं भटका रहा? ये सवाल बहुत जायज है और कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो ऐसी हर छोटी जब्ती उस बड़ी मछली तक पहुंचने की सीढ़ी होती है। इसके महत्व को 4 अलग-अलग नजरियों से समझना होगा। पहला और सबसे सीधा है सप्लाई चेन को तोड़ना। भले ही ये 4.8 किलो है, लेकिन ये गांजा अब बाजार में नहीं पहुंचेगा। ये उन सैकड़ों लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो इसे खरीदने वाले थे। हर जब्ती, चाहे छोटी हो या बड़ी, उस नेटवर्क को आर्थिक और लॉजिस्टिकल रूप से थोड़ा कमजोर करती है। ठीक है, मैं सप्लाई चेन वाली बात समझ गया। ये उस चेन की एक कड़ी को तोड़ने जैसा है। लेकिन ये तो सागर में एक बूंद जैसा हुआ। मुझे लगता है इसका असर सिर्फ सप्लाई पर ही नहीं पड़ता होगा, तस्करों के दिमाग पर भी तो पड़ता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, निवारक प्रभाव, यानी डेटरेंट इफेक्ट। हर जब्ते की खबर, चाहे वो मीडिया में आए या सिर्फ उनके अपने नेटवर्क में फैले, एक संदेश भेजती है। संदेश ये है कि ये रूट अब सुरक्षित नहीं है। एजेंसियां सतर्क हैं। ये उनके मन में पकड़े जाने का डर पैदा करता है। हो सकता है कि इस डर से वे अगली बार खेप भेजने से हिचकिचाएं या उन्हें ज्यादा महंगे और जोखिम भरे रास्ते अपनाने पड़े। ये उनके ऑपरेशन को मुश्किल और महंगा बना देता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। ये दिलचस्प है। तो ये एक तरह का माइंड गेम भी है। और तीसरा पहलू क्या हो सकता है? तीसरा है खुफिया जानकारी का खजाना। जब कोई खेप पकड़ी जाती है तो वो सिर्फ गांजा नहीं होता, वो अपने साथ बहुत सारी जानकारी लेकर आती है। उसे पैक करने का तरीका, इस्तेमाल किया गया टेप या प्लास्टिक, छिपाने की जगह, ये सब सुराग हैं। मान लीजिए जांच में पता चलता है कि गांजे को पैक करने के लिए एक खास तरह के अखबार का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ उड़ीसा के एक खास जिले में बिकता है, या जिस टेप का इस्तेमाल हुआ है वो एक खास ब्रांड का है। अचानक आपके पास एक लीड आ जाती है जो आपको नेटवर्क के स्रोत तक ले जा सकती है। ये 4.8 किलो गांजा उस नेटवर्क की बड़ी तस्वीर को समझने के लिए एक पहेली का छोटा लेकिन अहम टुकड़ा बन जाता है। मतलब हर जब्ती एक तरह का डेटा पॉइंट है।
और जब ऐसे कई डेटा पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो एक पैटर्न उभर कर सामने आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपना पूरा तरीका बदलना पड़ता होगा। बिल्कुल। और यहीं से चौथा बिंदु निकलता है, पैटर्न को बाधित करना। तस्कर एक स्थापित तरीके और रास्ते पर काम करते हैं क्योंकि वो उनके लिए सबसे कुशल और सुरक्षित होता है। जब गया जैसे रूट पर बार बार जब्तियां होती हैं तो उन्हें वो रास्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें नए रास्ते, नए तरीके, नए लोग खोजने पड़ते हैं। और जब भी कोई अपना स्थापित तरीका बदलता है तो उससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यही गलतियां सुरक्षा एजेंसियों को उन्हें पकड़ने का एक नया मौका देती हैं। इसलिए हर छोटी जब्ती उनके ऑपरेशन में एक कांटा बनकर चुभती है और उन्हें अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये 4.8 किलो गांजा क्यों इतना मायने रखता है। लेकिन हमारी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरी लड़ाई सिर्फ रेलवे पर ही लड़ी जा रही है। पर तस्कर इतने सीधे तो नहीं होंगे कि वे सिर्फ एक ही माध्यम पर निर्भर रहें। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह तस्वीर और भी बड़ी और जटिल हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है। मतलब ये लोग ट्रेन, हवाई जहाज और सड़क तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से ट्रेनों के जरिए तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केरला और दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए का हाइब्रिड गांजा जब्त हुआ है। इम्फाल जैसे हवाई अड्डों और हाईवे चेक पॉइंट्स पर भी लगातार बरामदगी हो रही है। तो अगर कोई गिरोह आंध्रा से गांजा दिल्ली भेज रहा है तो हो सकता है कि वो कुछ माल ट्रेन से भेजे, कुछ ट्रक में छुपा कर भेजे और सबसे अच्छी क्वालिटी का माल हवाई रास्ते से भेजने की कोशिश करें। ठीक यही होता है। वे अपने माल को और जोखिम को बांट देते हैं और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। आरपीएफ की विशेषज्ञता रेलवे में है, राज्य पुलिस की सड़कों पर और कस्टम्स और सीआईएसएफ की हवाई अड्डों पर। लेकिन तस्कर इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक एजेंसी अकेले इस नेटवर्क को नहीं तोड़ सकती। इसके लिए इन सभी एजेंसियों के बीच रियल टाइम में जानकारी साझा करने, संयुक्त अभियान चलाने और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में सहयोग करने की जरूरत है। जब तक ये तालमेल मजबूत नहीं होगा, तस्कर इन दरारों का फायदा उठाते रहेंगे। तो गया में हुई ये 4.8 किलो की जब्ती, जो शुरुआत में एक छोटी सी खबर लग रही थी, असल में कई बड़ी सच्चाइयों को उजागर करती है। एक तरफ ये दिखाती है कि खुफिया आधारित निगरानी काम कर रही है और एजेंसियां पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। दूसरी तरफ ये यात्री ट्रेनों पर ड्रग्स तस्करी की लगातार बनी हुई चुनौती को भी सामने लाती है, जहां तस्कर हर दिन नए-नए और ज्यादा शातिर तरीके खोज रहे हैं। और आखिर में ये हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि जमीन, पटरी और हवा, हर जगह एक साथ लड़ी जा रही है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर करे। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास बेहतर स्कैनर आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेटा का विश्लेषण हो रहा है, निगरानी के तरीके बेहतर हो रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यही तकनीक तस्करों के पास भी उपलब्ध है। वे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, डार्क वेब पर सौदे करते हैं और शायद भविष्य में ड्रोन या किसी और नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो चोर पुलिस का खेल है, भविष्य में क्या मोड़ लेगा? क्या तकनीक इस लड़ाई को हमेशा के लिए बदल देगी? और अगर हाँ, तो पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा झुकेगा? सुरक्षा एजेंसियों की तरफ या उन लोगों की तरफ जो हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश में लगे रहते हैं?